जय हिंद साथियों। 100% सफलता के लिए हम लोगों ने जो एमसीक्यू क्वेश्चन फिटर ट्रेड थ्योरी का सीरीज स्टार्ट किया था, उसका आज भाग नंबर हम लोग 8 देखने वाले हैं, जिसमें कि आज आप लोग को जितने भी पीछे के क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कशन कर लिया था, उससे आगे के भाग में जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में जो लोग जुड़ चुके हैं वो शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी नहीं जुड़ पाए हैं वो भी जल्दी से जल्दी इस क्लास में आ सकें। ठीक है, तो ITI फर्स्ट ईयर जो है इसका फीटर ट्रेड थ्योरी में एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसका हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं और सीरीज में हम लोगों ने बारी बारी से सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करने की कोशिश की है। और आप लोग को ITI फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कहीं ना कहीं इस क्लास में जुड़ेंगे और लाइव क्लास में आप लोग को ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आप लोगों को इसके अलावा कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे सोशल साइट से यहाँ पे जुड़ सकते हैं, जितने भी सोशल साइट आप लोग को यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग इसे PDF के फॉर्म में चाहते हैं कि आप लोग को ये आपको नोट्स बनाने में हेल्प करे, तो आप लोग अगर इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाना है और टेलीग्राम पे जाने के बाद आप लोग को सर्च करना है अपडेट ITI करियर, जहाँ पे आप लोग को हमारा एक चैनल पेज दिख जाएगा, जिसमें आप लोग को कहीं ना कहीं ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर आप लोग को डेली आफ्टर क्लास PDF प्रोवाइड कर दी जाती है। इसके अलावा मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि जिन बच्चों ने पीछे के क्लास को नहीं किया है, उनके लिए प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप चैनल पे जाते हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट का एक सेक्शन होता है। उस सेक्शन में आप लोग को इस क्लास के पूरे शेड्यूल वाइज, मतलब कि क्लास नंबर 1 से लेकर बाकी जितने भी क्लास हो चुके हैं हमारे, सभी क्लास को सीरियली वाइज सेटअप करके दे दिया गया है। आप लोग वहाँ से भी सीरियली वाइज क्लास को कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों के साथ आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज से हम लोग क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास को, और आगे क्वेश्चन जितने भी हैं हम उसको डिस्कशन करेंगे। क्लास में पहुँचते ही सबसे पहला लाइन हम लोग के लिए आया है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। मतलब कि अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं तो आप रास्ते बना रहे हैं, और अगर रास्ते बना रहे हैं तो आप उस रास्ते पर चलकर कहीं ना कहीं अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। और हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। क्या होगा कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और सही वे में चल रही है, अच्छे रास्ते पर चल रही है, आपने उसको सही तरीके से उपयोग किया है, तो आपको कहीं ना कहीं इस सफलता के लिए, अपने जीवन में सफलता के लिए उसका रंग जरूर देखने को मिलेगा। तो इसी बातों के साथ आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं और सीधे क्लास में पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के क्लास का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो आप लोग के सामने देखने को मिल रहा है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर किसे कहते हैं, इसके बारे में मैंने पीछे के क्लास में आप लोग को डिस्कशन करवाई थी। अगर आप लोगों ने पीछे के क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग को अनुरोध करूंगा कि आप लोग सबसे पहले पिछले क्लास को कर ले, ताकि जो भी चीज़ें हैं जो भी मैं बता चुका हूं उसको अभी बताने से क्या होगा कि टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा। इसलिए आप लोग पीछे के क्लास को कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जांचते हैं एंगल को। क्या जांचते हैं, तो हम लोग एंगल मेजरमेंट करते हैं। वो भी एंगल मेजरमेंट जो होती है वो एक्यूरेसी के साथ होती है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में ये क्या करती है, तो हम लोग एंगल को मापते हैं। तो एंगल को मापने के लिए हम लोग एक और इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं जिसका नाम चांद होता है, और चांद की मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो 1 डिग्री की एक्यूरेसी में मेजर करते हैं। जबकि हम लोग वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं तो वो 1 डिग्री से भी सूक्ष्म, मतलब कि हम 1 डिग्री को 12 भागों में अगर बांट दें तो उतने एक्यूरेसी में हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर काम करता है। मतलब कि 1 डिग्री का हम लोग अगर 12वां भाग जांचें तो भी यह हमारे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा मापा जा सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग जानते हैं तो कहीं ना कहीं 5 मिनट की एक्यूरेसी में मेजर कर सकते हैं। अब 5 मिनट की एक्यूरेसी इसकी कैसी हुई, तो आप लोग जानते हैं कि सबसे एंगल का सबसे छोटा मेजरमेंट जो होता है डिग्री में, वो 1 डिग्री होता है। और 1 डिग्री को अगर हम, ये घड़ी का साइन है, तो इस घड़ी में क्या होता है, 12 भाग होते हैं, आप लोग को पता होगा। ठीक है, और इस 12 भाग को अगर हम लोग इस डिग्री से भाग करें तो हमारा कहीं ना कहीं 5 मिनट होता है, जो कि आप लोग घड़ी में भी देखते होंगे कि एक खाना 5 मिनट का कहीं ना दिखाया जाता है। तो उसी तरीके से हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर भी 5 मिनट की एक्यूरेसी में कहीं ना कहीं एंगल को मेजरमेंट करता है। ये बातें हमने पीछे की क्लास में भी बता रखी है। तो आपसे पूछा गया कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है, तो इसकी सबसे छोटी जो माप होती है, जिसका ये माप अपने आसानी से ले सकता है, तो इसका सबसे छोटी इकाई होती है 5 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने इसके पार्ट्स के बारे में आपको पीछे के क्लास में बता रखा है, तो आप लोग इसको भी कहीं ना कहीं क्लियरली देख लेंगे। ये आपका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है जो कि मैंने यहाँ दिखा रखा है। मैं ये पिक्चर आप लोग के लिए इसलिए यहाँ लगा रखा हूँ कि आप लोग को पिक्चर देखने से ही समझ में आ जाए, याद आ जाए, रिमेंबर हो जाए कि वो अच्छा बेवल प्रोटेक्टर जो होता है ये इस प्रकार का होता है और इसमें ये पार्ट्स इस काम के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग प्रीवियस क्लास को देखेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्यारे साथियों,
अगला क्वेश्चन जो है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग बतानी है आपको, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर कैसा होता है, तो ये आप लोग के लिए मैंने पिक्चर लगा रखी है। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास को कर रखा होगा आपको पता होगा कि भैया ने जब क्वेश्चन को डिस्कशन करवा रहा था शुरुआत में, तो वो एक क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी ऑप्शन बन रहे थे वो सभी ऑप्शंस को उन्होंने डिस्कशन कर दी थी, ताकि हमें आगे चलकर क्या हो कि ज़्यादा क्वेश्चन को डिटेल ना करना पड़े, हम लोग क्वेश्चन को देखते ही आंसर को टिक कर सकें। तो वर्नियर कैलिपर जो होता है हमने आपको पहले ही बता दिया था। वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, तो ये कुछ मेन पार्ट से मिलकर बना होता है, जैसे फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ, उसके बाद बीम होता है और ये हमारा डेप्थ बार होता है। अब इस सब का उपयोग कैसे किए जाते हैं, तो आउटर का उपयोग करते हैं बाहरी माप के लिए, इनर का उपयोग करते हैं अंदरूनी माप के लिए, और डेप्थ बार का उपयोग हम लोग डेप्थ मापने के लिए करते हैं। ये जो होता है 2 स्केल के अंतर पे काम करता है, इसीलिए इसे वर्नियर कैलिपर बोला जाता है। अब जाके आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि वर्नियर कैलिपर के 2 भागों का मान कहीं ना कहीं, मतलब कि 2 स्केल का अंतर पे जो काम करता है उसका मान यहाँ पे दिया गया है और आपसे इसकी रीडिंग पूछी गई है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, तो 2 रीडिंग जब बताई गई है तो आपको पहले मेन स्केल की रीडिंग पढ़नी है। किसका पढ़ना है, मेन स्केल रीडिंग, और उसमें आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको उसमें प्लस करना है क्या, वर्नियर स्केल की रीडिंग देखनी है कि वर्नियर स्केल का कौन सा भाग आपके मेन स्केल के भाग से मिल रहा है, इनटू आपको लिस्ट काउंट करना है। यही कहते हैं हमने, तो आपको ये बात याद होगी और आप लोग इसको चेक कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 है, 4 का मतलब क्या होगा, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मतलब कि 40 mm, यहाँ 50 mm, 60 mm, इस तरीके से आप लोग को दिखाया गया है। तो इधर कहीं ना कहीं 3 होगा तो 30 mm। 30 के बाद आप लोग देख सकते हैं कि एक छोटा सा भाग दिख रहा है जो कि 35 mm का है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे वर्नियर कैलिपर का मेन रीडिंग जो है वो 35 को कहीं ना कहीं क्रॉस कर रहा है। कितने को क्रॉस कर रहा है, तो 35 को क्रॉस कर रहा है। इसमें आपको प्लस करना है। प्लस करने के लिए हमने बताया कि आपको वर्नियर स्केल का देखना है, तो ये 25वां भाग क्या कर रहा है, तो इससे मैच कर रहा है। तो 25वें भाग को क्या करेंगे, तो 25 इंटू लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट क्या बताया था मैंने, तो आपको लिस्ट काउंट बताया था 0.02 mm। 0.02 mm मैंने बता रखा था, तो इसको आप 0.02 mm से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा 35 प्लस 0.50 mm कहीं ना कहीं हो जाने वाला। जब आप 25 इंटू 0.02 अगर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 0.50 होने वाला है। अब इसको पूरा अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35.50 कहीं ना कहीं ये आपका आंसर आने वाला है, जो कि आप अपने ऑप्शन में ढूंढेंगे और ऑप्शन में ढूंढने के बाद इसको आप टिक करेंगे। तो ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल चुका होगा 35.5 जो है वो आपके ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 35.50, जो कि आपको मैंने वर्नियर को कैसे यूज किया जाता है, वर्नियर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो प्रीवियस क्लास में बता रखे हैं। तो उसको आप लोग देख लेंगे, आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन जो दिया गया, वाई सरफेस प्लेट आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन। मतलब कि जो स्ट्रेस को क्या कर सकता है, तो एब्जॉर्ब कर सकता है, सहन कर सकता है, वैसे गुड क्वालिटी वाले कास्ट आयरन का उपयोग क्यों किया जाता है आप लोग के सरफेस प्लेट को बनाने के लिए। तो आप लोग को यहाँ पे सरफेस प्लेट कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने आप लोग को समझाने के लिए ये पिक्चर लिया है। क्वेश्चन है क्यों सरफेस प्लेट को, मतलब कि सतह प्लेट को तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन की बनाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका कास्ट आयरन का बना हुआ है। और ये कास्ट आयरन का क्यों बना रहता है, तो ये 2 प्रकार के बने रहते हैं, ग्रे कास्ट आयरन या तो अच्छी क्वालिटी का कास्ट आयरन का बना रहता है। ठीक है, अब ये क्यों बना रहता है, तो आप लोग अगर मान के चले कि हमारा सरफेस प्लेट क्या होता है, तो सरफेस प्लेट पे हम लोग एंगल प्लेट को रख के क्या करते हैं, एंगल प्लेट की सहायता से इस पे जॉब को हम लोग सहारा देते हैं और फिर जाके इस पे स्क्राइबर ब्लॉक की सहायता से क्या करते हैं, तो मार्किंग करते हैं। तो वो जो मार्किंग करते हैं तो हम लोग इसके सरफेस पे बार बार क्या करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने मार्किंग ब्लॉक को या तो सरफेस प्लेट को खिसकाते रहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, तो हमारा सरफेस प्लेट में कहीं ना स्क्रैच ना हो जाए या तो कोई इसमें डैमेजिंग ना आए, टूटे नहीं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं इसको अच्छी क्वालिटी के ग्रे कास्ट आयरन से या तो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि हम जब मार्किंग करते हैं तो ये हमारे डेटम लाइन भी देता है। जब हम जॉब को क्या करते हैं तो इसकी सतह के साथ रखते हैं तो ये हमारे डेटम लाइन देती है और ये हमारे जॉब के साथ संपर्क में रहती है। और उसको अगर हम घिसते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो क्या होता है, इस पर स्क्रैच ना लगे। तो इन सब बातों को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसे अच्छी क्वालिटी के कास्ट आयरन का बनाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि इस पर स्क्रैच ना लगे या तो इस पर क्या हो, डिफॉर्मेशन ना आए, ये टेढ़ा ना हो। तो इसके लिए करते हैं, तो विकृति को रोकने के लिए, मतलब कि टू प्रिवेंट डिस्ट्रॉयनेशन, मतलब कि इसकी जो सतह है वो ख़राब ना हो, इस पर स्क्रैच ना लगे। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग कास्ट आयरन का, ग्रे कास्ट आयरन का, अच्छी कास्ट आयरन के, अच्छी क्वालिटी के कास्ट आयरन का इसका
सरफेस निर्माण करते हैं। तो ये हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। अब पैरेलल ब्लॉक के बारे में मैंने आपको बताया था कि पैरेलल ब्लॉक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपको जनरल पैरेलल ब्लॉक या तो फिक्स्ड पैरेलल ब्लॉक, और दूसरा होता है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। तो अब ये दो प्रकार के जो पैरेलल ब्लॉक होते हैं उसमें पूछा गया कि एडवांटेज क्या है, वो भी किसका, तो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का। तो समायोजन समांतर ब्लॉक का एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है, ये आपको बताना है। तो ये आपको दो प्रकार के कहीं ना कहीं पैरेलल ब्लॉक दिख रहे होंगे, ये आपका फिक्स टाइप पैरेलल ब्लॉक है और ये आपका एडजस्टेबल टाइप पैरेलल ब्लॉक है। अब इन दोनों के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था क्या, कि फिक्स टाइप पैरेलल ब्लॉक जो होता है ये सेट में पाया जाता है, और ये सेट में इसलिए पाया जाता है कि अगर हमको कहीं पे ड्रिलिंग करना है, मान के चले कि हमारा एक प्लेट है और इस पे हमको ड्रिलिंग करना है, तो इसके सरफेस को कहीं ना कहीं हमको बराबर के हाइट में कहीं ना कहीं मशीन वाइज पे सेट करना होगा, तभी जाके हम इस पे अगर ड्रिलिंग करेंगे तो स्ट्रेट में ड्रिल हो पाएगा। और अगर हम इसमें तिरछा पैरेलल ब्लॉक यूज़ करते हैं तो हमारा ड्रिल क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। तो ये हमारा सेट में पाया जाता है और दोनों की हाइट जो होती है वो कहीं ना कहीं बराबर होती है, इसलिए इसे पैरेलल ब्लॉक कहा जाता है, मतलब कि एक दूसरे की जोड़ी कही जाती है। तो इसका एडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज बस ड्रिलिंग के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। ये हमारे फिक्स साइज का होता है, इसमें हम लोग बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा जो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक होता है, जो कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, इसमें क्या है कि ये त्रिभुजाकार इस तरीके का होता है, ठीक है। और इस दूसरा भाग जो देख रहे होंगे कि एक तरफ ये ज़्यादा चौड़ी है और दूसरी तरफ कम चौड़ी है, और इसमें एक तरफ ज़्यादा चौड़ी और दूसरी तरफ कम चौड़ी, और इसको हम लोग स्लाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम लोग स्लाइड करके आगे पीछे इसको बढ़ा सकते हैं, और आगे पीछे बढ़ाएंगे तो ये वाला बड़ा भाग जो है अगर इस बड़े वाले भाग के आसपास आएगी तो कहीं ना कहीं इसका साइज़ क्या होगा, इसका ऊंचाई बढ़ जाएगा। इसके लिए हम लोग को एक नट दिया जाता है, एडजस्टेबल नट होता है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो साइज़ को आगे पीछे, इसमें ग्रूव कटी होते हैं और ग्रूव की मदद से हम लोग आगे पीछे करके सेट कर सकते हैं। तो इसके एक साइज़ को दूसरे साइज़ के पास लाएंगे तो क्या होगा, तो इसका हाइट बढ़ाया जा सकता है, और अगर हमको हाइट कम करनी होगी तो हम इसके पतले वाले भाग को पतले वाले भाग के पास लाएंगे तो हाइट कम भी हो जाएगी। तो ये इसका एडवांटेज होता है। तो इसी कारण से हम लोग का जब हम लोग कहीं पे कोई वर्क करना है और कोई जॉब हमको सेट करना है तो उसके लिए हमको साइज़ को थोड़ा हाइट पे ऊपर सेट करना है, तो हम लोग इसको आगे पीछे करके कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो होगा काम आसानी से अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इसी बात के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का उपयोग करते हैं, और इसी बात को आपको ऑप्शन में ढूंढना है जो कि आपको आंसर भी होने वाला है। तो ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया क्या, टू सेट डिफरेंट एंगल। तो इसको एंगल में सेट करने के लिए तो ऐसा मैंने अभी नहीं बताया, क्योंकि मैंने बताया कि इसकी हाइट को अगर हम लोग आगे पीछे करके सेट करते हैं तो हमको अपने तरीके से हाइट मिल जाता है, तो एंगल के लिए तो होगी नहीं। उसके बाद विभिन्न गहराई की निर्धारण करने के लिए, तो मतलब डेप्थ के लिए तो नहीं, डेप्थ पे तो हम लोग करते नहीं हैं। टू सेट डिफरेंट लेंथ, मतलब कि विभिन्न लंबाई के लिए, तो लंबाई से इसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि लंबाई तो इसका ये होता है, तो लंबाई से कोई मतलब नहीं। टू सेट डिफरेंट हाइट, मतलब कि आप लोग को बोला गया कि आपको अलग अलग हाइट पर सेट करने के लिए, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा कि आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो इसके फेस के अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से अपने हाइट के हिसाब से, जहाँ पे आपको जिस हाइट की ज़रूरत है उस हाइट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा 4 का सही हो जाएगा, मतलब कि आज की क्लास का चौथा नंबर जो सवाल है उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे हम लोग, विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज टू सेट स्क्राइबर एट रिक्वायर्ड पोजीशन एक्चुअली। मतलब कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का जो किस भाग का उपयोग किया जाता है आवश्यक सही पोजीशन को स्क्राइबर सेट करने के लिए, ठीक है। तो ये बात आपसे पूछा गया कि हम लोग जो स्क्राइबर सेट करते हैं, ये जो हमारा स्क्राइबर है इसको हम लोग आवश्यक एंगल के हिसाब से या तो आवश्यक हाइट पर सेट करना हो तो इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं। तो मैंने इसके पार्ट्स के बारे में आप लोग को बता रखा था, जबकि मैंने यहाँ पे एक पिक्चर आप लोग के लिए ले रखा है जिसमें कि आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सा पार्ट क्या भाग कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको बोला गया कि आप लोग स्क्राइबर को किस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो स्क्राइबर को सबसे पहले हम लोग होल्ड करते कहाँ, स्नग में होल्ड करते हैं। स्नग में क्या होता है, तो क्लैंपिंग नट लगी रहती है, जिसकी मदद से हम लोग बीम में क्या करते हैं, तो इसको सेट करते हैं, बीम या स्पिंडल कह सकते हैं आप लोग। उसके अलावा आप लोग को एक भाग नीचे में और देखने को मिल रहा होगा, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं रॉकर आर्म। रॉकर आर्म के एक साइड क्या होता है, तो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू लगी रहती है और एक साइड एडजस्टेबल नट लगा रहता है। इन दोनों का काम क्या होता है, तो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का जब हम लोग अपने स्क्राइबर को अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, जैसे कि मान के चले कि ये हमने एक जॉब को सेट किया, ठीक है, ये हमने जॉब सेट किया और यहाँ पे पॉइंट को हमने लगा लिया, लेकिन हमको थोड़ी नीचे करनी है, क्या करनी है, इसके स्क्राइबर पॉइंट को थोड़ा नीचे करना है। तो हम लोग एडजस्टेबल फाइन एडजस्टेबल स्क्रू जो है इसको अगर हम थोड़ा सा ढीला करेंगे तो क्या होगा, तो ये हमारा नीचे की ओर आ जाएगा, और अगर हम इसको टाइट करेंगे तो ये थोड़ा ऊपर की ओर चला जाएगा। तो मतलब कि हम इसको न्यून कोण में या तो अधिक कोण में अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, किसकी मदद से, तो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू की मदद से। इसके अलावा बाकी के जो पार्ट्स होते हैं वो भी मैंने बता रखा है कि ये पार्ट्स जो है इसे हम लोग गाइड पिन कहते हैं। जब हम लोग किसी ब्लॉक
ब्लॉक पे क्या करते हैं, मार्किंग कर रहे होते हैं, तो ये हमारे रास्ते को दिखाने में मदद करता है, इसलिए इसे गाइड पिन बोला जाता है। गाइड मतलब कि रास्ता और पिन मतलब कि रास्ता दिखाने वाला पिन, इसलिए इसे गाइड पिन बोला जाता है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं स्नग क्या कहलाता है, तो स्नग जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो स्क्राइबर को होल्ड करने का काम करते हैं, जो कि मैंने अभी आप लोग को बताया। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इसे स्नग बोलेंगे। उसके बाद आपको बोला गया गाइड पिन, तो गाइड पिन हमने यहाँ पे दिखाया कि ये हमारा गाइड पिन है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जब मार्किंग ब्लॉक पे हम लोग कोई मार्क करते हैं तो इसकी मदद से हम लोग रास्ते को देखते हैं। रॉकर आर्म क्या है, तो रॉकर आर्म जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो अपने स्पिंडल को होल्ड करते हैं और इसके दूसरे भाग पे क्या होता है, तो हमारा फाइन एडजस्टिंग स्क्रू लगा रहता है। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो स्पिंडल को या तो स्क्राइबर को कुछ एंगल में आसानी से सेट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा आपका फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। प्यारे साथियों, आज के क्लास का और अभी तक जितने भी हम लोगों ने क्लास किया है उसका सबसे आसान क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। कन्वर्ट 1 मीटर इंटू मिलीमीटर, मतलब कि 1 मीटर को आप लोग को कहीं ना कहीं मिलीमीटर में चेंज करने के लिए बोला गया है, जो कि आप लोग को मैथमेटिकली WCS का भी क्वेश्चन हो सकता है और इसको आप लोग आसानी से कहीं ना कहीं बदल सकते हैं। आप लोग को मालूम होगा कि आप लोग का क्या है, तो 1 मीटर में कितना होता है, तो 1 मीटर में आपका होता है 100 सेंटीमीटर। ये बात आपको मालूम होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है। और अगर 1 सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर में आपका कितना होता है, तो 10 mm होता है। और आपको क्या बोला है, तो 1 मीटर को कहीं ना कहीं आपको बदलना कितने में है, तो 1 मीटर को आपको मिलीमीटर में बदलना है। तो अब मिलीमीटर के लिए क्या करेंगे, तो इस यूनिट को हम लोग को इस यूनिट में लाना है। तो 1 मीटर को पहले हम 100 सेंटीमीटर बदलेंगे और फिर 100 सेंटीमीटर को 10 से अगर गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो मिलीमीटर का मान आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग करने वाले हैं। तो इसके लिए 1 मीटर को हम बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा और 100 सेंटीमीटर को अगर हम लोग 10 से गुना कर दें, किससे, 10 से गुना कर दें, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 1000 mm कहीं ना कहीं हो जाने वाला है। तो 1000 mm मतलब कि 1000 मिलीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में 1000 मिलीमीटर, जिसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। इसे आप लोग को नोट करने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग अपने से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आप ITA के बच्चे हैं, आप लोगों ने 10th और 12th करके ही आया होगा, तो आप लोग को ये बात अच्छे तरीके से मालूम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये हमारे क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ V ब्लॉक। इस V ब्लॉक का क्या नाम है। आप लोग को प्यारे साथियों, मैंने V ब्लॉक के बारे में पिछले क्लास में जो बताया था कि ये जो हमारा V शेप होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग लेवल बोलते हैं। और ये जो साइड से कटा होता है इसे हम लोग ग्रुप बोलते हैं। तो ये अपने लेवल और ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम से पाया जाता है और अलग अलग तरीके से अलग अलग शेप में पाया जाता है। अगर हमारा एक लेवल कटा होगा तो उसे हम लोग सिंगल लेवल बोलते हैं, और एक ग्रुप कटा होता है तो हम लोग उसे 1 ग्रुप बोलते हैं। तो मतलब कि सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, इसमें एक भाग के ही ग्रुप को काउंट किया जाता है, दोनों भाग के ग्रुप को काउंट नहीं किया जाता है। मतलब कि अगर एक साइड एक ही ग्रुप है तो उसे हम एक ग्रुप बोलेंगे, और एक साइड एक लेवल है तो एक ही लेवल बोलेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका नाम कहीं ना कहीं बांटा गया है। सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, डबल लेवल डबल ग्रुप, सिंगल लेवल डबल ग्रुप, डबल लेवल डबल ग्रुप। इस तरीके से हमारा कहीं ना कहीं V ब्लॉक अलग अलग शेप में पाया जाता है। तो ये मैंने आपको पीछे के क्लास में कहीं ना कहीं समझा रखा था। इसके अलावा एक और चीज़ आपको मैं बता दूं जो कि आप लोग को जान लेनी चाहिए, कि जो हमारा डबल लेवल सिंगल ग्रुप होता है, क्या होता है, डबल लेवल सिंगल ग्रुप जो होता है उसमें जो होता है हमारा 2 प्रकार के लेवल होते हैं। एक लेवल जो होता है हमारा वो 90 डिग्री का होगा, और दूसरा जो लेवल होगा वो हमारा 120 डिग्री का होगा। इस बात को आप याद रखेंगे, क्योंकि सभी ब्लॉक में क्या होता है, सभी V ब्लॉक में, तो उसमें सिंगल लेवल अगर सिंगल ग्रुप का है तो उसमें आपको केवल और केवल 90 डिग्री दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपको डबल लेवल का दिया जा रहा है तो एक में 90 डिग्री दिया जाएगा और दूसरे लेवल में 120 डिग्री का दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री की मदद से हम लोग छोटे राउंड बार को पकड़ेंगे जिसका डाया कम होगा, और 120 डिग्री वाला जो है उसमें हम लोग बड़े डाया वाले राउंड बार को पकड़ने में आसानी होगी हमको। तो ये हमारे लेवल ग्रुप के हिसाब से था कि सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, सिंगल लेवल डबल ग्रुप, डबल लेवल सिंगल ग्रुप और डबल लेवल डबल ग्रुप, इस प्रकार के V ब्लॉक पाए जाते हैं। तो ये हमने आपको नाम के हिसाब से बता दिया। और अगर डबल लेवल डबल ग्रुप है तो उसमें एक आपका एंगल 90 डिग्री और दूसरा एंगल 120 डिग्री पाया जाने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आप लोग को दिख रहा है कि एक लेवल है और एक ही ग्रुप है। इसका सही नाम क्या हो जाएगा, तो सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, जो कि आपको ढूंढना है। तो आपको B नंबर ऑप्शन में सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, तो आप लोग इसको कहीं ना कहीं टिक कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे क्या कहा गया हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्केट एज X इज कॉम्बिनेशन सेट।
मतलब कि संयोजन सेट या तो कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, ये आपको बताना है। ये आपका कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन सेट दिखाया गया जिसके बारे में आपसे पूछा गया, जिसमें कि एक एक्स भाग का नाम दिया गया जो कि यहाँ पर है और इसका नाम आपसे पूछा गया। इसके नाम के बारे में मैं बता दूं तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे बीम बोला जाता है। बीम या ब्लेड भी कह सकते हैं या तो स्केल भी कह सकते हैं। तो इसके 3 अलग अलग नाम होते हैं। इसके अलावा इसे हम लोग स्क्वायर हेड बोलते हैं, जिसका एक एंगल 90 डिग्री और दूसरा एंगल कितना होता है, तो 45 डिग्री होता है। तो ये मैंने आपको पीछे के क्लास में बताया हुआ है। इसके अलावा एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि इसके ऊपर में क्या होता है, तो एक स्क्राइबर लगी होती है जो कि हम लोग को मार्किंग के लिए दिया जाता है। इसके बाद आप लोग को ये प्रोटेक्टर हेड है, जिसमें क्या होता है कि आप लोग 1 डिग्री से 180 डिग्री तक कहीं ना कहीं मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको स्पिरिट लेवल भी देखने को मिलता है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो इसकी समतलता को भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा सेंटर हेड है, जिसकी 90 डिग्री की एंगल होती है और इसका उपयोग हम लोग राउंड बार के किसी भी राउंड बार जो होती है उसका सेंटर मालूम करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। ये मैंने आपको पीछे की क्लास में भी बता रखा था और आज भी रिपीटेशन देखने को मिल चुका होगा। तो आप लोग को एक्स के रूप में चिन्हित भाग का पूछा गया, तो ये हमारा स्क्वायर ब्लॉक है। लेकिन स्क्वायर ब्लॉक में आप लोग को ऊपर कहीं ना कहीं इसका मार्क करके दिखाएगा कि यहाँ पे ऊपर में किस भाग को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो हमारा स्क्राइबर लगा होता है जिसको ये दिखा रहा है। तो ये हमारा स्क्राइबर को डिनोट कर रहा है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि स्क्राइबर को ये डिनोट कर रहा है। उसके अलावा रूल क्या होता है, तो रूल के बारे में मैंने बताया कि ये हमारा क्या है, रूल है जो कि अपना ऑप्शन ए में है। क्लैंप नट जो कि आपको सभी पार्ट्स में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है, फिर जाके यहाँ पर दिखेगा और सेंटर हेड में यहाँ पर दिखेगा। मतलब कि इसे जो हम बीम पर सेट करने के लिए यूज़ करते हैं उस नट को हम लोग क्लैंप नट कहते हैं। उसके बाद स्पिरिट लेवल कहाँ होता है, तो स्पिरिट लेवल आपको स्क्वायर हेड में या तो प्रोटेक्टर हेड में, दोनों में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो इसकी समतलता को चेक करते हैं। ठीक है, तो ये आपके एंगल थे, ये आपके कॉम्बिनेशन सेट थे, जिसके पार्ट्स के बारे में मैंने आपको रिपीट करवा दिए। इसके अलावा जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो वो भी मैंने बता दिया और बाकी के ऑप्शंस को भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ये आपका आज की क्लास का 8वां नंबर क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। विच कैलिपर इज यूज टू फाइंड द सेंटर ऑफ राउंड बार। किस कैलिपर का उपयोग जो है राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किया जाता है। तो राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग किया जाता है। आपको ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन के बारे में हम लोग देखेंगे और ऑप्शन के हिसाब से सभी कैलिपर के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। इनसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर क्या होता है, तो इनसाइड कैलिपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इनसाइड कैलिपर है जो कि आपको कहीं ना कहीं स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर है। कैलिपर 2 प्रकार के होते हैं, आपको मैंने बताया था, फर्म जॉइंट कैलिपर और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। इसका साइज जो लिया जाता है आपको इसके रिवीट से लेकर के इसके पॉइंट तक कहीं ना कहीं साइज लिया जाता है। तो ये बात आपको कहीं ना कहीं याद रखनी है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार इसके क्वेश्चन को रिपीट करता रहता हूँ। तो ये आपको स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर है जिसकी लेग जो है बाहर की ओर कहीं ना कहीं निकली रहती है, इसीलिए इसे इनसाइड कैलिपर कहते हैं, जो कि हमारे किसी भी जॉब के स्लॉट के या तो अंदरूनी माप को नापने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि आप लोग को यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ओके, इसके बाद आप लोग को बोला गया जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर क्या होता है, तो जेनी कैलिपर जो होता है इसे हम लोग 2-3 अलग अलग नामों से जानते हैं। हर्मोफोर्डाइट कैलिपर या तो ऑडलेग कैलिपर या तो आप लोग अगर ये बाहर की ओर अगर मुड़ा रहता है तो उसे हम हील टैप जेनी कैलिपर भी कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम से पाया जाता है और अलग अलग काम के लिए पाया जाता है। इसमें क्या होता है, तो एक लेग अंदर की ओर मुड़ी होती है और एक इसका स्क्राइबर जो होता है वो स्ट्रेट रहता है। तो एक लेग इसका सीधा रहता है और एक लेग कहीं ना कहीं टर्न किया रहता है, जो कि आपको मैंने एंगल भी बता रखी है। तो इसका उपयोग क्या करते हैं, तो ये अगर हमारा एक राउंड बार है, इस राउंड बार पे हमको अगर इसका सेंटर पता करना है तो क्या करेंगे, तो हम इसके आउट लेग को पहले बाहरी सरफेस पे इस तरीके से सटाएंगे और अगर ये हमारा स्ट्रेट वाला जो इससे हम क्या करेंगे, तो इस तरीके से मार्क कर लेंगे। 4 प्रकार से ये मार्किंग करेगी और इसके बीच से अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, सेंटर को मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, तो किसी भी राउंड बार के सेंटर को मालूम करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो हर्मोफोर्डाइट कैलिपर या तो जेनी कैलिपर का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन दिया गया वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर क्या होता है, तो वर्नियर कैलिपर ये आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको आज की क्लास में शुरुआत में ही देखने को मिला कि ये हमारा क्या है, तो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो 0.02 mm की एक्यूरेसी में कहीं ना कहीं मेजरमेंट ले सकते हैं। और इसका उपयोग जो है हम मल्टीपल पर्पज़ के लिए करते हैं, आउटसाइड मेजरमेंट के लिए, इनसाइड मेजरमेंट के लिए, डेप्थ मेजरमेंट के लिए या तो स्टेप मेजरमेंट के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। सभी पार्ट्स के बारे में मैंने बता रखा है आपको, आप लोग पीछे की क्लास को रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद आउटसाइड कैलिपर, तो आउटसाइड कैलिपर आप लोग को यहाँ देखने को मिल रहा होगा। आउटसाइड कैलिपर क्या होता है, तो इसके लेग जो होते हैं अंदर की ओर मुड़े होते हैं और अंदर की ओर मुड़े होने की वजह से ये क्या करता है, तो बाहरी माप को कहीं ना कहीं माप पाता है, इसीलिए इसे आउटसाइड कैलिपर बोला जाता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, फर्म जॉइंट कैलिपर और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो ये आपके कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चन थे जिसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कि आपसे पूछा गया था कि राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए, मतलब कि किसी भी
गोल जॉब के सेंटर को खोजने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो हम लोग ऑर्डले कैलिपर या तो जेनी कैलिपर, नहीं तो हम लोग इसे हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं, इसका उपयोग करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन जो दिया गया, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्केड ए इन चीजल, मतलब कि इसमें आपको ए से डिनोट किया गया, इसके बारे में आपसे पूछा गया कि इसको हम किस नाम से जानते हैं। तो चीजल में ए से चिन्हित कोण का नाम बताना है आपको। रैक एंगल है, वेज एंगल है, उसके बाद कटिंग एंगल है और उसके बाद क्लियरेंस एंगल है। तो ये 4 प्रकार के एंगल कहीं ना कहीं आप लोग को बनते हैं चीजल की मदद से। तो हम लोग आपको बता दें कि हम आपको होमवर्क दे रहे हैं कि आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट कर चुका हूँ। अभी तक हम लोगों ने 120 क्वेश्चन को कहीं ना कहीं डिस्कशन किया है और 120 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मैं इस क्वेश्चन को 5 से 6 बार बता चुका हूँ, वो भी मैंने डीपली तरीके से बताया। और पिछले क्लास की बात करूँ तो इस तरीके से मैंने बताया कि आप लोग जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। तो आप लोग अगर पिछला क्लास किए हैं तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि ए से चिन्हित भाग को हम लोग किस एंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसे हम ए बोले हैं, जो कि हमारा ये एंगल है, इसको आपको नाम बताना। फिर जाके आपको बी एंगल दे देते हैं, जिसका नाम भी आपको कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये हमारा बी एंगल है, जिसके बारे में आपको कमेंट में बताना है। सी के लिए बता दे तो ये हमारा सी एंगल होगा, जो कि वर्टिकल लाइन और चीजल के ऊपरी फेस के बीच में बनता है, इसे हम सी एंगल बोलेंगे और इसका भी आपको नाम बताना है। और एक होता है जो कि हमारा एक्सिस से लेकर, ये हमारा चीजल का एक्सिस है, और इससे लेकर जो हमारे जॉब के सतह के बीच में जो एंगल बनता है, इसका भी नाम आपको कमेंट सेक्शन में कहीं ना कहीं बताना है। अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व कर पाते तो हम आपको अगली क्लास में इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर जब बढ़े हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया, विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग कर्व्ड ग्रुप्स, मतलब कि कर्व ग्रुप, मतलब कि ये हमारा जो राउंड ग्रुप है, कर्व ग्रुप है, इसको काटने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है, फ्लैट चीजल, वेव चीजल, क्रॉस कट चीजल या तो हाफ राउंड चीजल। ये 4 प्रकार के ऑप्शन है। आपको चारों ऑप्शन के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। ये हमारा फ्लैट चीजल है। फ्लैट चीजल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो किसी भी जॉब के ऊपर से हम लोग चिपिंग का काम करते हैं। चिपिंग मतलब कि अगर ये हमारा जॉब है और इस जॉब पे क्या होता है, तो छोटे छोटे बर्स ऊपर में लगे रहते हैं, तो इस पर हम चिपिंग करके इसको हटाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्लैट चीजल का काम है। उसके बाद आपको बोला गया वेब चीजल। वेब चीजल क्या है, तो ये हमारा वेब चीजल देखने को मिल रहा होगा आपको, जिसका फेस क्या है, तो चपटा करके बनाया गया है। और ये हमने चेन ड्रिलिंग की है, क्या है, चेन ड्रिलिंग की हुई है। और चेन ड्रिलिंग के बीच में जो हमारा सतह है, इसको हटाने के लिए हम लोग वेब चीजल का उपयोग करते हैं। इस पर हम लोग हैमरिंग करके क्या करते हैं, तो इसके बीच से मटेरियल को हटा लेते हैं, ओके। उसका तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है, क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल क्या होता है, तो क्रॉस कट चीजल आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा चीजल के बॉडी को कहीं ना कहीं क्रॉस करने की कोशिश करती है, ठीक है। ये हमारा बॉडी इस तरीके से जा रही थी और ये हमारे क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम इसे क्रॉस कट चीजल कहते हैं। इसकी जो फेस होती है वो थोड़ी कम चौड़ी होती है, जबकि फ्लैट चीजल फेस थोड़ा ज़्यादा चौड़ी होती है। ये सब बातें हमने आपको पीछे के क्लास में बता रखी है। इसके बाद आपको बोला गया हाफ राउंड नोच चीजल। हाफ राउंड नोच चीजल क्या है, तो हाफ राउंड नोच चीजल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका क्या है, आगे का फेस थोड़ा राउंड में बना हुआ है, इसीलिए इसे हाफ राउंड नोच चीजल कहते हैं। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे। और इसका उपयोग जो करते हैं हम लोग ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं, तो ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए करते हैं। और ऑयल ग्रुप्स या तो घुमावदार सतह को काटने के लिए करते हैं, जो कि आप लोग को यहाँ दिखाया भी गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हाफ राउंड नोच चीजल। अगर आप लोग चीजल के बारे में अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो आप लोग को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग क्लास नंबर 3 या तो क्लास नंबर 5 को अच्छे तरीके से देखेंगे, तो आप लोग को पूरे चीजल के बारे में सही से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने उस क्लास में आपको पूरे डिटेल में सभी चीजल के बारे में समझा रखा है। फ्लैट चीजल क्या होता है, क्रॉस कट चीजल क्या होता है, वेव चीजल क्या होता है, या तो डायमंड पॉइंट चीजल क्या होता है, हाफ राउंड नोच चीजल क्या होता है, तो सभी चीजल के बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो आप लोग तीसरा या तो 5वां क्लास आसानी से कर लेंगे और अच्छे तरीके से आप लोग को वहाँ पे समझ में भी आ सकता है। अगर नहीं आता तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे कि सर हमें समझ में नहीं आया, आप एक बार फिर से समझा दीजिए, तो मैं आपको क्लास में फिर से इसे समझाने की कोशिश कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि आज हम क्वेश्चन को थोड़ा लाइटली लेकर चल रहे हैं, मतलब कि हम ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे किसी भी क्वेश्चन पे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं आप लोग को पीछे के क्लास में करवा रखे हैं। और इस क्वेश्चन पे अगर ज़्यादा समय देते हैं तो समय ज़्यादा लग जाता है और हम लोग क्वेश्चन को कम कवर कर पाते हैं, जबकि एग्जाम हमारे सर पे है और आप लोग को कहीं ना कहीं क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझना और उसके अलावा आपको कहीं ना कहीं इसके आंसर को भी जानना है।
ताकि आप लोग का तैयारी अच्छे तरीके से हो सके और आप लोग आने वाले एग्जाम में, जो कि एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, उसमें आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो सके। इसीलिए आज हम क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा कम समय दे रहे हैं, जो कि क्वेश्चन मैंने आपको पीछे बता रखे हैं। जिस क्वेश्चन को मैंने नहीं बताया, अगर वैसा क्वेश्चन आज की क्लास में आता है तो मैं आपको अच्छे तरीके से, और आने वाले क्लास में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, तो आपको मैं उसके बारे में डीपली समझाने वाला हूँ। क्योंकि आपको जो नहीं पता है तो वो आपको जाननी चाहिए, लेकिन जो मैंने आपको पीछे बता रखा है तो आप लोग वहाँ तो जान ही चुके हैं, तो आज की क्लास में समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। इसीलिए हम लोग थोड़ा लाइटली चल रहे हैं। ओके, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट इज द वेट ऑफ हैमर यूज्ड फॉर मार्किंग पर्पस। मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का क्या वजन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि हथौड़े जो होते हैं अलग अलग प्रकार के अलग अलग कामों के लिए उपयोग किया जाते हैं, जिसका वजन क्या होता है, तो 125 ग्राम से कहीं ना कहीं आप लोग को 1.5 kg तक कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर या तो स्ट्रेट पिन हैमर, इस सब का काम अलग अलग कामों के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि बॉल पिन हैमर का हम लोग काम कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं रिवीटिंग पर्पस के लिए। मतलब कि अगर हम लोग को रिवीटिंग करना हो और रिवीट के हेड को तैयार करना हो तो उसके लिए हम लोग बॉल पिन हैमर का उपयोग करते हैं। जबकि हम लोग अगर मार्किंग करना हो तो हम लोग लाइट हैमर का उपयोग करते हैं, जहाँ पे उसका वजन क्या होता है, तो उसका वजन हमारा होता है 250 ग्राम होना चाहिए। अगर हमारे हैमर का वजन 250 ग्राम है तो हम लोग उसे आसानी से होल्ड कर सकते हैं और आसानी से होल्ड करके अपने हैमर को पंच की हेड पे कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर सकते हैं और स्ट्राइक करके अपने मार्किंग को अच्छे तरीके से लाइट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसीलिए इसका वजन क्या होना चाहिए, तो 250 ग्राम होना चाहिए। जबकि हमने आपको बताया था कि हैमर का वजन कितना से कितना तक होना चाहिए, 125 ग्राम से कहीं ना कहीं 1.5 kg के बीच में होना चाहिए। जबकि हम लोग को मार्किंग के लिए 250 ग्राम का हैमर उपयोग करना चाहिए, ताकि हम लोग अच्छे तरीके से मार्किंग कर सकें। तो ये हमारा 22 नंबर क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर मेथड ऑफ डायगोनल फाइलिंग। डायगोनल फाइलिंग मतलब कि विकर्ण फाइलिंग की अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है। अगर हम लोग डायगोनल फाइलिंग कर रहे हैं और उसमें क्या होगा, तो हम लोग के लिए क्या प्रभाव आने वाला है, क्या डिफेक्ट आने वाला है, इसको आपसे पूछा गया है। ठीक है, फाइलिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो आपको कहीं ना कहीं पहली बार देखने को मिला, इसीलिए हम आपको इसके बारे में थोड़ा डीपली समझाने वाले हैं, आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। ये हमारा क्या है, एक जॉब है और इस जॉब पे हमको क्या करना है, फाइलिंग करनी है। तो फाइलिंग करने के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप इस तरीके से फाइलिंग कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, फाइल है और इसको हम सामने से कहीं ना कहीं फाइलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो स्ट्रेट फाइलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रेट फाइलिंग कहलाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम क्या करें, तो ये हमारा क्या है, जॉब है। ठीक है, हम 3D में नहीं बना पा रहे हैं, आप लोग 3D में समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम लोग इस कोने से अगर फाइलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे हम लोग क्रॉस फाइलिंग बोलते हैं। इसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्रॉसिंग करते करते इस तरीके से करते करते इस फेस तक आएंगे और इस फेस से फिर करते करते यहाँ तक पीछे तक आएंगे, तो इसे हम लोग क्रॉस फाइलिंग कहते हैं। इसके अलावा एक और फाइलिंग होता है जिसमें हम क्या करते हैं, तो ये हमारा जॉब है और इस जॉब में क्या करते हैं, तो हम लोग फाइल को इस तरीके से सामने से रख लेते हैं और यहाँ होल्ड करते हैं और यहाँ होल्ड करते हैं और फिर जाके आगे पीछे इसको करते हैं, जिसे हम लोग ड्रॉ फाइलिंग कहते हैं। तो ये हमारा फाइलिंग का 3 प्रकार का प्रोसेस है, जिसमें स्ट्रेट फाइलिंग या तो क्रॉस फाइलिंग या तो ड्रॉ फाइलिंग हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, तो अपने सतह को फिनिश करते हैं। अब फिनिश सतह को हम लोग क्या बोला गया कि विकर्ण फाइलिंग की अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है। अगर हम लोग विकर्ण फाइलिंग मतलब कि डायगोनल फाइलिंग कर रहे हैं, ये हमने क्या किया, तो एक जॉब बनाया। क्या किया, ये हमने एक जॉब बनाया। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एक जॉब है। इस जॉब पे हम क्या कर रहे हैं, तो इस तरीके से फाइलिंग कर रहे हैं और इस तरीके से फाइलिंग करने के समय हमने क्या किया, तो इसको इम्प्रॉपर तरीके से मतलब कि सही तरीके से नहीं किया। तो इसमें क्या होगा कि हमारा एक सतह यहाँ पे नीचे क्या होगा, गड्ढा हो जाएगा और ऊपर क्या होगा, ऊपर हमारा फिनिश नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, तो हमें दिक्कत आएगी और हमारा क्या होगा, तो सरफेस जो होगा सही तरीके से फिनिश नहीं हो पाएगा, वो असमान रहेगा। तो हम लोग अनइवन सरफेस को तैयार कर पाएंगे। तो हम लोग इसका सही आंसर क्या जानेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनइवन सरफेस तैयार होगा। ठीक है, असमान फिनिश सतह आएगा, क्योंकि एक जगह हम क्या करेंगे, तो एक जगह हमारा फाइलिंग हो जाएगा और दूसरी जगह हम लोग क्या करेंगे, तो फाइलिंग में मटेरियल को हम लोग रिमूव नहीं करेंगे, ऊपर नीचे होने की वजह से हम लोग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बोला गया स्क्रैच ऑन द सरफेस। स्क्रैच कब आता है, तो जब हमारे फाइल के बीच में पिनिंग हो जाती है। पिनिंग कैसे होता है, तो ये भी मैंने आपको पीछे की क्लास में बताया कि फाइल के तीत के बीच में अगर हमारे चिप्स जो फंस जाते हैं उसे हम लोग पिनिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, तो सतह पे स्क्रैचिंग होती है। उसके बाद कॉन्वेक्सिटी ऑन द सरफेस। तो कॉन्वेक्सिटी कब आएगी, तो हम लोग अगर सही से फाइल को अगर होल्ड नहीं करेंगे तब जाके ऐसी होने वाली है। इम्प्रॉपर फिनिश ऑन सरफेस, तो सतह पर सही से फिनिश ना होना, तो आप लोग को अनइवन सतह मिलेगा। क्यों, जब हम लोग फाइल को क्या करेंगे, तिरछा तरीके से पकड़ेंगे। अगर एक तरफ झुका देंगे और दूसरी तरफ सही से हमारा सतह को टच नहीं करेगा तो वो अनइवन सरफेस तैयार करेगा। ठीक है, ये हमारे आज के क्वेश्चन थे।
इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि फाइलिंग 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रेट फाइलिंग, जो कि हम लोग सरफेस के सीध में पकड़ कर क्या करते हैं, तो सरफेस के सीध में पकड़ कर कहीं ना कहीं फाइलिंग करते हैं। उसके बाद एक होता है क्रॉसिंग फाइलिंग, जो कि हम लोग एंगल में फाइलिंग करने की कोशिश करते हैं। और एक होता है ड्रॉ फाइलिंग, जो कि हम लोग फाइल को दोनों तरफ पकड़ लेते हैं और होल्ड करके कहीं ना कहीं बीच सरफेस पे कहीं ना कहीं इसको रगड़ने की कोशिश करते हैं। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आप लोग को ये समझ में नहीं आई। मैं अगले क्लास में आप लोग को 123 नंबर क्वेश्चन को फिर से डिस्कशन कर दूंगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया। विच चीजल इज यूज टू रिमूव एक्सेस मेटल ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट एंड कास्टिंग। मतलब कि जब हम वेल्ड करते हैं या तो कास्टिंग करते हैं तो अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं। जैसे कि मान के चले कि हमारा क्या है, सरफेस है और इस सरफेस को हमको क्या करना है, तो इस सरफेस पे हमको जो हम वेल्ड कर रहे थे यहाँ पे एक और मटेरियल है, इसको हमने वेल्ड किया। तो वेल्ड करने के समय हमने यहाँ पे वेल्ड किया और ये दोनों मेटल क्या हो गए, वेल्ड हो गए। लेकिन कुछ बर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाते हैं और इन सब को हटाने के लिए हम लोग किस चीजल का उपयोग करते हैं, तो ये आपको पूछा गया। तो आपको ऑप्शन दिया गया फ्लैट चीजल, वेव चीजल, या तो क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड चीजल। तो मैं आपको बता दूं कि सभी चीजल का अपना अपना अलग अलग उपयोग होता है। जो फ्लैट चीजल होता है, फ्लैट चीजल का उपयोग क्या है, तो किसी भी जॉब के सतह पे अगर कोई वर्स निकले हुए हैं या तो अनवांटेड मटेरियल निकला हुआ है तो उसको हम लोग चिपिंग की मदद से हटाते हैं। तो ये हमारा अनवांटेड मटेरियल ही हुआ, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, तो चिपिंग की मदद से इस फ्लैट चीजल का उपयोग करके कहीं ना कहीं इसको हम लोग हटाने वाले हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फ्लैट चीजल। ओके, इसके अलावा आपको दूसरा ऑप्शन जो दिया गया वो दिया गया वेब चीजल। तो वेब चीजल का हम लोग क्या बताएं, तो हम लोग चेन ड्रिलिंग के बाद जो बीच का मटेरियल होता है उसको तोड़ने के लिए हम लोग वेब चीजल का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका फेज होता है वो कहीं ना कहीं चपटा होता है। उसके बाद क्रॉस कट चीजल, तो क्रॉस कट चीजल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग चाबी घाट काटने के लिए करते हैं और ये हमारे फेज जो होते हैं इसके थोड़े कम चौड़े होते हैं। उसके अलावा आपको हाफ राउंड चीजल दिया गया है, जो कि हम लोग घुमावदार सतह को काटने के लिए या तो ऑयल ग्रुप्स काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन थे और ऑप्शन के हिसाब से हमने आपको इसको समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हम लोग को, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल। इस फाइल का क्या नाम है। ये पिक्चर आप लोगों को कहीं ना कहीं पीडीएफ में दिए गए हैं और बाकी के ऑप्शन आप लोग को, बाकी के पिक्चर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका भाई आप लोग के लिए लेकर आया, जो कि आप लोग को समझने के लिए ज़्यादा आसानी होगी। आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो फाइल आप लोग को दिख रहा है, तो सबसे पहले इसी फाइल के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा जो होता है अलग अलग शेप में पाया जाता है और इसके सैंक जो होते हैं कहीं ना कहीं इसके सैंक गोल होते हैं। और इसको हम लोग उपयोग कैसे करते हैं, तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं पोर्टेबल ड्रिल मशीन जो होता है उसकी मदद से। पोर्टेबल ड्रिल मशीन के स्पेंडल में हम लोग इसके सैंक को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं और इसको हम लोग कहीं ना कहीं अपने सतह जो हमारा जॉब होता है उसके अंदर जो भी हमको फाइलिंग करनी है, जैसे कि हमारा ये मान के चले कि ये हमारा एक राउंड जॉब है और इस राउंड जॉब के अंदर में कहीं ना कहीं हमको फाइलिंग करनी है, तो इसके लिए हम लोग इस तरीके के फाइल का उपयोग करेंगे, वो भी पोर्टेबल टाइप ड्रिल मशीन के मदद से। तो इसको हम लोग उपयोग कैसे करते हैं, तो पोर्टेबल टाइप, इसीलिए इसे हम लोग रोटरी टाइप क्या कहते हैं, तो रोटरी टाइप फाइल भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आप लोग को मिल चुका होगा। इसके अलावा मैं इसके बारे में कुछ और बातें हैं जो कि मैं बता देता हूँ आपको, कि इसका सैंक जो मैंने आपको बताया कि सैंक क्या होता है, तो गोल टाइप का होता है, जो कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे। इसके अलावा ये मशीन के स्पिंडल में लगाकर उपयोग किया जाता है, जो कि ये राउंड में क्या होता है, तो घूमते रहता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो हम लोग मोल्डिंग के लिए करते हैं। जब हम लोग मोल्ड तैयार करते हैं या तो हम लोग सिंकिंग करते हैं, क्या करते हैं, सिंकिंग करते हैं, तब भी हम इसका उपयोग करते हैं। और इसके अलावा जब हमारा कोई राउंड जॉब है, अभी मैंने बताया कि राउंड जॉब के अंदर हम लोग कैविटी बढ़ाना, मतलब कि इसके डाया को अगर हमको इनरोल करना हो, बढ़ाना हो, तो भी हम लोग रोटरी टेबल या तो रोटरी फाइल का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा रोटरी फाइल के बारे में था, जिसके बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है और आशा करेंगे कि आपको समझ में भी आई होगी। उसके बाद आपको दिखाया गया है टिंकर्स फाइल। टिंकर्स फाइल कहाँ है, तो ये आपका टिंकर फाइल दिखाया गया है, जिसका क्या है, तो उपयोग करने के लिए हम लोग एक हैंडल का उपयोग करते हैं और इसमें एक ब्लेड जो होता है, इस ब्लेड में एक साइड आपके दांतें कटी होती है और दूसरे साइड दांतें नहीं कटी होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, तो इसके हैंडल में नीचे सेट करते हैं और नट की मदद से, हम लोग देख रहे हैं आप लोग कि इसको नट की मदद से कहीं ना कहीं टाइट कर दिया गया। और इसका उपयोग जो करते हैं, तो ऑटोमोबाइल के पार्ट जो होते हैं, कहाँ पे, तो ऑटोमोबाइल, जैसे कि ऑटोमोबाइल में क्या होता है, बाइक या तो कार, जो आपके ऑटोमोबाइल के पार्ट्स होते हैं, तो उसकी जब टिंकरिंग की जाती है, उसको बनाया जब जाता है, तो उसमें अगर फाइलिंग की ज़रूरत होती है तो हम लोग इस टिंकर फाइल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स की टिंकरिंग करने के लिए हम लोग टिंकर फाइल का उपयोग करते हैं। उसके बाद आपको बोला गया फाइल। फाइल क्या होता है, तो फाइल आप लोग को कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। फाइल जो होता है अलग अलग शेप में पाया जाता है, जिसका उपयोग क्या करते हैं, तो नक्काशी के लोग करते हैं। नक्काशी मतलब कि सोनार लोग करते हैं, सोने के काम को उपयोग करने के लिए। सोने के काम जो होते हैं उस पर जो आभूषण होते हैं उसमें छोटे छोटे पार्ट्स पे अगर फाइलिंग करनी हो तो वहाँ पे फाइल का उपयोग किया जाता है।
उसके अलावा क्रॉसिंग फाइल जो होता है, तो क्रॉसिंग फाइल आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। इसके दो फेस पे क्या होता है, दो अलग अलग फेस से क्रॉस करके बनाया जाता है। ये राउंड टाइप का होता है, लेकिन ये अलग अलग रेडियस का होता है। क्या होता है, अलग अलग रेडियस का होता है। और अलग अलग रेडियस का क्यों होता है कि अगर हम लोग इसको एक रेडियस का बनाएंगे तो ये राउंड फाइल में आ जाएगा, और जबकि हाफ राउंड जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो एक साइड राउंड होता है और दूसरे साइड चपटा होता है, तो वो हमारा हाफ राउंड होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, तो दो अलग अलग रेडियस को मिलाकर एक राउंड फाइल की तरह ही बनाया जाता है, लेकिन इसके रेडियस अलग अलग होने के कारण इसे क्रॉसिंग फाइल कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को आपस में क्रॉस करते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हम लोग कर्व सरफेस को सरफेसिंग करने के लिए, फाइलिंग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन थे, जिसका आंसर भी मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो ये जो हमारा फाइल दिया गया था, इस फाइल का उपयोग हम लोग करते हैं किसी भी फाइल को, किसी भी होल को इनरोल करने के लिए, इसीलिए इसे रोटरी फाइल भी कहा जाता है, जो कि मशीन के स्पिंडल में इसे घुमाकर उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपका ये 125 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। प्यारे साथियों, आप लोग को मालूम चल रहा होगा कि आज हम लोगों ने क्वेश्चन के पीछे थोड़ा कम समय अगर दिया है, तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करी है। हम लोग रेगुलर 15 क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, आज हम लोग 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं और 16वें क्वेश्चन को देख रहे हैं, जबकि हमारा टाइम भी कहीं ना कहीं अपने क्लास के अकॉर्डिंग सही जा रही है। तो हम लोग इसी तरीके से जिस क्वेश्चन को जानते हैं उस क्वेश्चन पे थोड़ा कम समय लगाएंगे, और जिस क्वेश्चन को नहीं जानते उसको हम अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वाई चॉक इज अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ द फाइल, मतलब कि फाइल के फेस पर चॉक क्यों लगाया जाता है। तो ये हमारा अगर मान के चले कि ये फाइल है, और इस फाइल पे हम लोग क्या किए, तो हम लोग ये तीत कटा होता है, और इस तीत के बीच में आप लोग को मालूम होगा कि डबल कट तीत होती है, और इस तीत के बीच में हम लोग क्या करते हैं, तो फाइल को कहीं ना कहीं फाइल में चौक को लगा देते हैं। तो ये चौक क्यों लगाते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा गया। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग ने आपको बताया था कि जब हम लोग फाइल का उपयोग करते हैं, किसी मेटल को काटने के लिए उपयोग करते हैं, तो क्या होता है, तो चिप्स जो होती है हमारे फाइल के बीच में क्या होती है, फाइल के दांतों के बीच में फंस जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पिनिंग कहते हैं। ये बात आपको पता होगी कि पिनिंग कहते हैं, और इसकी वजह से हमारे सरफेस पे क्या होती है, तो स्क्रैच का निशान भी आता है। अब इसके बाद इसमें अगर हम चौक को लगा देते हैं, तो चौक जो होगा हमारे दांतों को क्या करेगा, थोड़ी सतह को भर देगा, और भरने की वजह से क्या होगा, तो उसकी गैप कम होगी, और गैप कम होने की वजह से हमारे जॉब की सतह जो होगी वो हमारे फाइल के तित से थोड़ा कम टच करेगा, और कम टच करने की वजह से क्या होगा, तो वो पिनिंग लोड नहीं ले पाएगा, मतलब कि उसमें क्या होगी, चिप्स नहीं फंसेगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें चौक को लगा देते हैं। इसके अलावा ये हमारा क्या है, ये हमारा एक जॉब है, और इस जॉब पे अगर हम फाइलिंग कर रहे हैं, हमारा जो फाइल है, फाइल के जो तीत होते हैं वो थोड़ा डीप कटा होता है, और डीप कटे होने की वजह से वो अगर पूरा डीप में अगर हमारे जॉब का टच में आएगा, तो उसका जो चिप्स है वो कहीं ना कहीं उसके डीप में कहीं ना घुसने की कोशिश करेगी, और घुसने की जब कोशिश करेगी तो हमारे फाइल में क्या होगा, पेनिट्रेशन होगा। और पेनिट्रेशन क्या होता है, तो पेनिट्रेशन जो होता है वो होती है कि ज़्यादा घिसाव, तो ज़्यादा घिसाव होने की वजह से क्या होगा, तो उसमें पिनिंग हो जाएगी, और पिनिंग होने की वजह से हमारा फाइल जो होगा काम करना बंद कर देगा, और हमारे जॉब को ख़राब भी करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें चौक लगा देते हैं। तो आपको ऑप्शन मिल चुका होगा अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए। तो दबाव से कोई मतलब नहीं है आपको, चिप्स हटाने की दर को बढ़ाने के लिए। तो चिप्स हटाने की दर अगर बढ़ाना है तो आपको चौक नहीं लगाना होता है, तो ये तो आपका ठीक ठीक उल्टा हो गया। जबकि पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए, तो आपको ऑप्शन मिल चुका होगा कि पिनिंग को भी कम करना होता है, और पेनिट्रेशन मतलब कि जॉब के ज़्यादा सतह में भी टच में नहीं आना होता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक कर लेंगे कि पेनिट्रेशन को कम करने के लिए और पिनिंग को भी कम करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज की क्लास का 26 नंबर क्वेश्चन था, और अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। तो आशा करेंगे कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग एक बार बैक करके अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ फाइन पिच हेक्साब्लेड। फाइन पिच हेक्साब्लेड क्या होता है, तो हमने आपको क्या बताया था कि हमारा जो हेक्साब्लेड होता है वो कुछ इस प्रकार का पाया जाता है। ये आपने देखा था कि हमारे ये तीत है, और ये तीत के बाद ऊपर में हमारा क्या होता है, तो ये दो होल कटे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हेक्सा ब्लेड होता है, और हेक्सा ब्लेड जो होता है तो एक दांत से दूसरे दांत के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। और पिच के अकॉर्डिंग हम लोगों ने हेक्सा ब्लेड को 3 भागों में बांट के रखा था। हम लोग सभी भागों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहला क्या होता है हमारा, वो होता है क्रॉस पिच। ठीक है, पहला क्रॉस पिच होता है, उसका दूसरा होता है मीडियम पिच, और तीसरा होता है हमारा फाइन पिच। इस बात को आपको याद रखनी थी। एक होता है हमारा क्रॉस, एक होता है मीडियम, और एक होता है फाइन पिच। ये 3 प्रकार के ब्लेड हमारा कहीं ना कहीं हेक्सा ब्लेड में पाए जाते हैं, जो कि पिच के अकॉर्डिंग पाए जाते हैं। अब क्रॉस में क्या होता है, तो क्रॉस में हमारा होता है, ये हमारा सॉफ्ट मेटल को काटने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। क्रॉस कट को हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं, तो क्रॉस कट का उपयोग हम लोग कहीं ना कहीं
सॉफ्ट मेटल को काटने के लिए, मतलब कि इसके लिए हमारा दांत जो होना चाहिए 1.8 mm होना चाहिए, इसके बीच का गैप होना चाहिए। एक दांत से दूसरे दांत के बीच का गैप कितना होना चाहिए, तो 1.8 होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्रॉस पिच बोलते हैं। मीडियम पिच क्या होता है, तो मीडियम पिच क्या होता है, जो 1 mm से लेकर के 1.4 mm के बीच का पिच होना चाहिए, मतलब कि एक दांतों से दूसरे दांतों के बीच की दूरी जो होनी चाहिए वो 1 mm से 1.4 mm तक होनी चाहिए। जबकि फाइन पिच जो होती है वो हमारा 0.8 mm होनी चाहिए दो दांतों के बीच की दूरी। और इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग थिन मेटल या तो ट्यूब को काटने के लिए या तो हार्ड मेटल को काटने के लिए फाइन पिच का उपयोग करते हैं। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइन पिच का हेक्सा ब्लेड का उपयोग कहाँ करते हैं। तो हम लोग इसका उपयोग पाइप को काटने के लिए, या तो पतली जॉब को काटने के लिए, या तो कंडक्टिव पाइप को काटने के लिए, शीट मेटल के जॉब को काटने के लिए कहीं ना कहीं इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन था कि आपका जो है फाइन पिच ब्लेड का उपयोग कहाँ करते हैं। तो 3 प्रकार के हमारे पिच होते हैं, एक होता है क्रॉस पिच, दूसरा होता है मीडियम पिच और तीसरा होता है फाइन पिच। तो ये 3 प्रकार के पिच होते हैं। जबकि मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दे दिया है कि सॉफ्ट मेटल को काटने के लिए, जैसे कि ब्रॉन्ज, ब्रास, सॉफ्ट मेटल या तो कास्ट आयरन को काटने के लिए 1.8 mm का हम लोग पिच का उपयोग करते हैं, जो कि आप लोगों को किसके अकॉर्डिंग आता है, तो ये आपको क्रॉस के अकॉर्डिंग, क्रॉस पिच के अकॉर्डिंग आ जाता है। ठीक है, उसका टूल स्टील या तो हाई स्पीड स्टील या तो हाई कार्बन स्टील, इसका उपयोग जो होता है तो वो 1.4 mm के पिच का उपयोग करते हैं, जो कि आपको कहाँ, तो मीडियम टाइप में कहीं ना कहीं देखने को मिलता होगा। उसके बाद एंगल आयरन, जो कि आप लोग को दो जॉब को अगर हम जोड़ते हैं तो इसके बीच में अगर हमको कटिंग करना हो तो उसे हम एंगल आयरन कहते हैं। कॉपर या तो आयरन की पाइप को काटने के लिए हम लोग 1 mm वाले पिच का उपयोग करते हैं, जो कि हमारे मीडियम पिच के अकॉर्डिंग ही आने वाली है। उसके बाद कंड्यूट पाइप या तो शीट मेटल का, या तो अन्य पतली ट्यूब, या तो जो हमारा पतला जॉब होगा उसको काटने के लिए 0.8 mm के पिच का उपयोग करेंगे, जो कि हमारे फाइन पिच के अकॉर्डिंग आने वाला, किसके अकॉर्डिंग आने वाला है, फाइन पिच के अकॉर्डिंग आने वाला। तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो फाइन पिच के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आपको ऑप्शन मिल चुका होगा, आंसर आप लोग को मिल चुका होगा कि टू कट कंड्यूट अदर एंड थीन ट्यूब को काट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको आंसर मिल चुका होगा। पूछा गया था फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो वो हम लोग करते हैं पतली जॉब को काटने के लिए, कंड्यूट पाइप को काटने के लिए। ये ऑप्शन आपको इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया है ताकि इससे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो आपको याद रहे। तो आप लोग इसको कहीं ना कहीं अपने कॉपी में नोट कर लेंगे कि सॉफ्ट मेटल को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो फिर जाकर मीडियम के लिए 1.4 से लेकर 1 तक। उसके बाद आपको फाइन पिच जो होता है वो हमारा 0.8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, यारे साथियों, कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज ऑफ M10 इंटू 1.25, मतलब कि M10 इंटू 1.25 के लिए टैप ड्रिल साइज का गणना करें। कि हमको क्या करना है, टैपिंग करना है। टैपिंग की मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो इंटरनल थ्रेड काटते हैं। इंटरनल थ्रेड काटने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो टैप का उपयोग करते हैं, जिसमें आपको साइज क्या दिया गया है, तो M10 इंटू 1.5 के लिए आपको टैप का साइज याद करना है। तो पहले आपको ड्रिल करना है, ड्रिल करने के बाद आप लोग को टैपिंग करनी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ड्रिल साइज के बारे में। ड्रिल साइज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा टैप साइज माइनस 2D। अब 2D का मतलब क्या होता है ये आपको मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको थोड़ा थ्रेड के बारे में जान लेना है, जो कि हम लोग काटने वाले हैं। तो ये हमारे होल के अंदर काटा जाता है। ये हमारा अगर जॉब है तो इस पर हम लोग कहीं ना कहीं ड्रिल करेंगे और इसके अंदर कहीं ना कहीं हम लोग थ्रेड काटेंगे। तो थ्रेड काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये हमारा इस प्रकार का कहीं ना कहीं थ्रेड देखने को मिलता है। ये हमारा जो थ्रेड है, इस थ्रेड के बाद हम बात करते हैं कि ये हमारा इस तरीके से थ्रेड होता है। अगर हम इसके ऊपरी वाले भाग को देखें, ये हमारा ऊपरी वाला भाग है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मेजर डाया कहते हैं। और ये हमारा क्या है, तो ये अंदर वाला भाग है जिसको हम लोग माइनर डाया कहते हैं। तो हमको ड्रिल करना है तो वो माइनर डाया होता है, और अगर हमको थ्रेड काटना है वो हमारा मेजर डाया होता है। तो ये 2 प्रकार के डाया होते हैं जिसके बारे में आपको याद रखनी है, जान कर रखनी है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें डेप्थ को घटाते हैं। ये हमारा क्या है, तो तिथ का डेप्थ है, जो कि हम लोग को 2 साइड से घटाना होता है, जो कि हमने यहाँ पर 2 लिखा है। और डी मतलब वो क्या होता है, तो डेप्थ होता है। तो यही हमारा 2D कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसी तरीके से कहीं ना कहीं अपने टैप ड्रिल साइज को, मतलब कि ड्रिल के साइज को निकालने वाले। तो ड्रिल का साइज जो होता है हमारा क्या होता है, वो टैप माइनस 2D होता है। अब इसको हम लोग आगे लेकर चलेंगे और आपको आगे समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपको फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है। ड्रिल बराबर क्या होता है, तो ड्रिल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टैप साइज माइनस 2D। अब 2D कहाँ से आया ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैंने बताया कि ड्रिल जो साइज होता है वो ड्रिल साइज आपका माइनर साइज होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो वो माइनर होता है। ठीक है, और जबकि हमारा टैप जो होता है वो क्या होता है, तो वो मेजर होता है।
ये मेजर साइज होता है और 2D जो होता है वो हमारा डेप्थ होता है। तो ये बात आपको कहीं ना कहीं नोट करके रखनी है। तो प्यारे साथियों, इसमें आपको करना क्या है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको ड्रिल साइज का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, ताकि आपको याद रहे। टैप साइज माइनस 2D। अब इसको मैं इरेज नहीं करूँगा, आप लोग को समझाने के लिए रहने दूंगा। अब इसमें आपको जो साइज दिया गया उस साइज को मैं नोट कर लेता हूँ। यहाँ पे दिया गया M10 इंटू 1.25, ठीक है, 1.25। तो M10 का क्या मतलब होता है, कितने टाइप का हमें उपयोग करने वाले हैं, तो M10 का उपयोग करने वाले हैं। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। 10 माइनस करना है हमको इसमें से, क्योंकि माइनस का साइन है, 2 इंटू, अब D को हमको दो तरीके से D निकाला जाता है। पहला जो हमारा D होता है वो हमारा कितना होता है, 0.6134 इंटू पिच, क्या होता है, इंटू पिच होता है। और दूसरा जो हमारा D होता है वो कितना होता है हमारा, 0.6403 इंटू पिच। अब ये एक बार D का मतलब हमने लिया कि 0.6134 इंटू पिच, जबकि दूसरी बार लिया हमने 0.6403 इंटू पिच। अब इसका क्या मतलब है, तो जब आपका थ्रेड का साइज जो दिया रहेगा वो मेट्रिक में दिया रहे तब हम लोग क्या कर लेंगे, तो 0.6134 इंटू पिच। और जब हमारा क्या है, तो ब्रिटिश में साइज दिया रहेगा तब हम लोग क्या लेने वाले हैं, तो हम लोग लेना है D इज इक्वल टू 0.6403 इंटू पिच, जिसको आप लोग अपने कॉपी में अभी नोट कर लो। मैं क्योंकि इसको इरेज करने वाला हूँ तब कि आपको इसका कैलकुलेशन करके दिखा सकता हूँ। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर जाके बाद में अगर नोट करना चाहे तो बाद में नोट कर लेंगे, या तो वीडियो को पॉज करके भी नोट कर लेंगे। ओके, मैंने इसे इरेज कर लिया। अब इसके लिए मैंने क्या किया, तो आपको बोला कि आपको 2 इंटू 2D करना है। तो D के लिए क्या करेंगे, तो D के लिए हम लोग फॉर्मूला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है M, तो M के लिए आपको क्या करना है, तो मीट्रिक में लेना है। तो मीट्रिक का मान मैंने क्या बताया, तो 0.6134। आप लोग 2 डिजिट तक ले सकते हैं, मैं आपको पूरा लेकर दिखा दिया हूँ। उसके बाद आपको पिच करना, ठीक है। अब पिच करने के बाद क्या करेंगे, तो 10 माइनस 2 इंटू, अगर आप करते हैं क्या, 0.61 करते हैं इंटू पिच का वैल्यू कितना है, तो आपको पिच का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 1.25 कहीं ना कहीं दिया गया है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 माइनस, जब 2 को आप करते हैं 0.61 से गुना, तो इसका क्या हो जाएगा, 1.22 कहीं ना कहीं मान आने वाला है, इंटू आपको अभी 1.25 करना है। फिर जाके आपको करना है 10 माइनस, अगर इसको आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो 1.52 कहीं ना कहीं इसका मान आने वाला है। तो अगर इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका सही आंसर क्या आएगा, 8.48 आने वाला है। तो 8.48 आपको ऑप्शन में ढूंढना है और आपको कहीं ना कहीं आंसर टिक करना है। तो आपको अगर आंसर मिल जाता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपका आंसर कितना आया है, तो वो आया आपको 8.48 आया है, ठीक है। तो 8.48, तो इसमें 8.8, 8.7, 8.75, 8.65, तो जो कि आपको कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप लोग इसका सही आंसर क्या मानेंगे, तो 8.5 मान सकते हैं, जो कि आपको यहाँ नहीं दिया गया, तो इसमें से ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप लोग इसका करेक्शन कर लेंगे। लेकिन आप लोग को जो आंसर करना, आपके ये निमी का PDF है, इसमें जो आपको आंसर करना इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो आप इसका ए में आंसर दिया गया, तो आप लोग इसका आंसर ए करने वाले हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, तो 8.5 या तो 8.48 आपको करना है, ठीक है, जो कि मैंने आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पोजिशन लेफ्ट बिटवीन फ्लूइड्स इन ए ड्रिल, मतलब कि एक ड्रिल में फ्लूइड्स के बीच के भाग को क्या कहा जाता है। तो जब आप लोग एक ड्रिल को अपने हाथ में लेंगे और उसके दोनों भाग में जो फ्लूइड्स कटे होते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, तो फ्लूइड्स की मदद से हमारा जो चिप्स निकलता है, या तो हम लोग कूलेंट को जब डालते हैं अपने कटिंग के टाइम में, तो वो जो नीचे जाता है उसे हम लोग फ्लूइड्स कहते हैं। और उसके बाद जो हमारा बीच का भाग बचा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो आप लोग को मालूम होगा कि ये हमारा क्या है, ड्रिल बिट है। ड्रिल बिट में ये हमारा क्या है, तो ये भाग शेंक कहलाता है, और ये हमारा जो है, जो डिजाइन में कटे हुए हैं, इसे हम लोग फ्लूइड्स कहते हैं। इसके बाद इसे एक मार्जिन दिया जाता है जो कि हमारे जॉब के टच में आता है, बाकी के पीछे भाग को हम लोग बॉडी क्लियरेंस कहते हैं। और ये हमारा क्या होता है, तो जिसपे हमारा चिप्स पहले कट के लगता है तो उसे हम लोग फेस कहते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको पीछे के क्लास में कहीं ना कहीं समझा रखी है।
आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगी। इसके बाद आपसे पूछा गया कि एक ड्रिल के फ्लूट्स के बीच के भाग को क्या कहते हैं, तो बीच के भाग को कहते हैं, ये हमारा जो फ्लूट्स कटा हुआ ये फ्लूट्स और पीछे के भाग में जो फ्लूट्स कटा होगा। इसके लिए मैं आप लोग को यहाँ पे एक सामने को व्यू को लेकर आया हूँ कि ये हमारा जो फ्लूट्स कटा हुआ और ये जो हमारा फ्लूट्स कटा हुआ, इन दोनों के बाद जो हम अगर अपने हाथों को इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ये जो हमारा बीच का गैप बचा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं, जो कि आप लोग को कहीं ना कहीं पिक्चर में दिखाया गया, इसे वेव बोलते हैं। और वेव का काम क्या होता है, तो ये सबसे पहले जॉब पे कहीं ना कहीं टच में आता है। इसके अलावा लिप जो पूछा गया, लिप क्या होता है, तो लिप होता है हमारा ये जो आप देख रहे हैं हमारा ड्रिल बिट। यहाँ पर ड्रिल बिट को थोड़ा साफ कर लेते हैं। ड्रिल बिट का ये जो पॉइंट है और इन दोनों भागों को क्या कहते हैं, तो इन दोनों भागों को हम लोग लिप कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो एक एंगल तैयार हुआ इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट एंगल या तो कटिंग एंगल कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया पॉइंट। उसके बाद सेंक क्या होता है, तो जो कि मैंने अभी बताया कि इसे हम लोग पॉइंट सेंक कहते हैं, जो कि दो प्रकार का होता है, टेपर सेंक एंड स्ट्रेट सेंक। ये कहीं ना कहीं आप लोग को देखने को मिल गया होगा। इसके अलावा मैं आप लोग को वेव के माध्यम से एक क्वेश्चन और बनता है, जो कि आपको बता दूं। वेव जो होता है हमारा, वेव में फ्लूट्स कटे होते हैं, जो फ्लूट्स कटने के बाद जो जगह बचता है उसे हम लोग वेव कहते हैं। अगर वेव को हम लोग उंगली से पकड़े दोनों साइड से और उसको हम लोग ऊपर की ओर फ्लूट्स को अगर इनरोल करें, घुमाएं उसे और ऊपर की ओर बढ़े, तो हमारे फ्लूट्स का जो है क्या होता है, तो चौड़ाई कमती जाती है और हमारा वेव का साइज क्या होता है, तो बढ़ते जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को कहीं ना कहीं पूछा जाता है अक्सर, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखेंगे। और फ्लूट्स कटने के बाद जो जगह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं वेव, जो कि आप लोग को याद रखना है। ये वाला भाग क्या होता है, उसे हम वेव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन जो है ये दिया गया है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। तो प्यारे साथियों, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बारे में मैंने यहाँ पे दे रखा है। ये आपका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का पिक्चर है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में भी समझाया था। जो कि आपका क्या होता है, ये हमारा मेन स्केल होता है। मेन स्केल या तो आप लोग आउटर डिस्क भी से कर सकते हैं, जिसपे मेन स्केल का मार्किंग किया रहता है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एक छोटा सा दिख रहा होगा जिसे हम लोग वर्नियर स्केल कहते हैं। वर्नियर स्केल क्या होता है, तो ये हमारे मिनट में कहीं ना कहीं मेजरमेंट को करता है, जबकि हमारा मेन स्केल जो होता है जो आउटर डिस्क पे होता है वो हमारे डिग्री में करता है। और एक हमारा बीच में क्या होता है, तो डायल लगा होता है, जिस पे हम लोग क्या करते हैं, एंगल को अपने हिसाब से सेट करते हैं। ये हमारा एडजस्टेबल ब्लेड है, जिसकी एक एंगल हमारा 60 डिग्री होता है और दूसरा एंगल क्या होता है, तो 45 डिग्री होता है। और ये हमारा स्टॉक है, जिस पे हम लोग क्या करते हैं, तो अपने जॉब के एंगल को सेट करके कहीं ना कहीं मेजरमेंट करते हैं। तो ये हमारा कहीं ना कहीं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, जिसके पार्ट्स के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है। और ये हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आप लोग को समझाने के लिए लिया गया है। अब जाके आपको एक चीज़ और जाननी है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर क्या करता है, तो एंगल मेजरमेंट करता है। एंगल मेजरमेंट में भी ये क्या करता है, तो बहुत ही प्रिसीजन में कहीं ना कहीं एंगल को मेजरमेंट करता है। जो कि मैं आपको बताया हुआ हूँ कि हमारा जो चांद होता है क्या होता है, तो चांद भी हमारे एंगल को मेजरमेंट करता है, लेकिन वो क्या करता है, तो 1 डिग्री में कहीं ना कहीं मेजरमेंट करता है। जबकि हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर क्या होता है, तो 1 डिग्री का ये 12वां भाग कहीं ना कहीं, कितना 12वां भाग, मतलब कि 5 मिनट की एक्यूरेसी में मेजरमेंट करता है। ये 5 मिनट की एक्यूरेसी में कैसे मेजरमेंट करता है, तो ये हमारा घड़ी जो होता है वो कहीं ना कहीं 5-5 में बटा होता है। ठीक है, इस तरीके से बटा होता है, जो कि 12 भागों में। तो उसी 12 से हमने इसको डिवाइड किया, तो जहाँ के हमारा कितना आया है, तो हमारा 5 डिग्री कहीं ना कहीं मेजरमेंट का एक्यूरेसी आया है। तो ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, जो कि 5 मिनट की एक्यूरेसी में काम करता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसके माध्यम से हम लोग 2 चीज़ों का मापन करते हैं। एक होता है हमारा न्यून कोण और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है हमारा अधिक कोण। अब न्यून कोण कब मापेंगे और अधिक कोण कब मापेंगे, तो जब हम लोग क्या करेंगे, जीरो के राइट साइड में मेजरमेंट करेंगे तो हमारा क्या होगा, वो न्यून कोण हो जाएगा। और जब हम लोग जीरो से बाईं साइड मापेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। अब इसके लिए आपको एक रूल और याद रखना है कि जब हम लोग न्यून कोण का मेजरमेंट करेंगे, क्या करेंगे, न्यून कोण की मेजरमेंट करेंगे, तो जो भी हमारा एंगल मेजरमेंट आएगा वो हम डायरेक्ट लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग बाईं साइड में करेंगे, अधिक कोण की मेजरमेंट करेंगे, तो हम लोग को 180 डिग्री में से कहीं ना कहीं जो भी हम लोगों ने मेजरमेंट किया है उस एंगल को घटाना पड़ेगा। और घटाने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसे हम लोग अधिक कोण के मेजरमेंट में, मतलब कि लेफ्ट साइड के मेजरमेंट में कहीं ना कहीं नोट करेंगे, तब जाके हमारा आंसर क्या होगा, सही होने वाला है। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है कि अगर हम लोग बाईं साइड से दाईं साइड अगर मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग एज इट इज आंसर लिख लेंगे तो हमारा सही हो जाएगा। और बाईं साइड अगर करते हैं तो हम लोग को 180 डिग्री में से माइनस करना होगा, तब जाके हमारा सही आंसर आने वाला है। तो ये 2 बातों के साथ आप लोग को कहीं ना कहीं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को यूज करना है। ये चीज़ सीखने के बाद हम लोग वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का मेजरमेंट चेक करेंगे।
तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, तो वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर चलाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लोग को मेन स्केल को देखना है, ये हमारा मेन स्केल है। और मेन स्केल को देखने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले मेन स्केल में जो होता है वो आपको डिग्री में होता है। किस में होता है, डिग्री में कहीं ना कहीं मेजरमेंट होती है। तो डिग्री को देखेंगे, डिग्री में क्या देखेंगे, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 20वां भाग जो है, 20वां भाग के बाद 21 और 22 कितना निकला हुआ है, तो 22 डिग्री कहीं ना कहीं आगे बढ़ा हुआ है। उसके बाद आपको वर्नियर स्केल देखना है। वर्नियर स्केल क्या करता है, तो ये मिनट में कहीं ना कहीं मेजरमेंट को चेक करता है। तो इसके मेजरमेंट को देख रहे हैं कि ये 30वां भाग क्या है, तो कहीं ना कहीं आपके मेन स्केल से मैच कर रहा है। तो ये हमारा 30 डिग्री क्या है, 30 मिनट जो हमारा कहीं ना कहीं आगे बढ़ा हुआ है। तो 22 डिग्री 30 मिनट कहीं ना कहीं ये हमारे मेजरमेंट को दे रहा है, जो कि आपको बाएं साइड का मेजरमेंट दिखाया गया है। जैसे कि बाएं साइड आपने देखा, तो ये क्या है, तो अधिक कोण की मेजरमेंट कर रही है। किसकी मेजरमेंट कर रही है, अधिक कोण की। और अधिक कोण में क्या करते हैं, तो 180 में से हम लोग जो भी एंगल लाते हैं उसको कहीं ना कहीं घटाना पड़ता है, तब जाके आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तब जाके क्या होने वाला है, आंसर मिलने वाला है। तो आप लोग को याद रखना है कि आपका एंगल जो आया है वो आया कितना है, 22 डिग्री 30 मिनट कहीं ना कहीं आंसर आया। अब जाके हमको 180 डिग्री में से माइनस करना है। तो 180 डिग्री में से अगर हम माइनस करेंगे, 180 माइनस 22 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो इसको माइनस करने में हम थोड़ा तकलीफ आएगा। तो हम 180 डिग्री को 179 डिग्री 60 मिनट लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमको माइनस करना है 22 डिग्री 30 मिनट। क्यों हमने इसको ऐसा लिखा, तो 180 को अगर हम 60 मिनट में, अगर 1 डिग्री को हम लोग 60 मिनट लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि 60 मिनट बराबर क्या होता है, तो 60 मिनट बराबर होता है हमारा 1 डिग्री। तो हम लोग इसी तरीके से 1 डिग्री को यहाँ पे 60 मिनट लिखा है, क्योंकि हमको आसानी से माइनस करने में दिक्कत ना आए। 179 डिग्री 60 मिनट माइनस 22 डिग्री 30 मिनट। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, तो 157 डिग्री 30 मिनट कहीं ना कहीं हमारा आंसर आने वाला है, जो कि आप लोग अपने तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। जो कि आपको आंसर नंबर सी में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा कि 157 डिग्री 30 मिनट इसकी कहीं ना कहीं मेजरमेंट दिखाई गई है, ठीक है। तो ये आपका वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर था, जिसको यूज करना हमने आपको सिखाया इस वीडियो में। आपको आशा करेंगे कि ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर को आप लोग आसानी से चला सकते हैं। तो इस क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। ये 30 क्वेश्चन थे जिसको हमने आज डिस्कशन किया। आशा करते कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा, समझ में आया होगा। अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर देंगे। और आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा अपने दोस्तों में शेयर कर लाइक ज़रूर कर देंगे। और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे। सूरज भैया मिलेगा आपसे आपके अगले क्लास में, अगले भाग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ाई को अच्छे तरीके से जारी रखेंगे और मिलेंगे अगले क्लास में। आप भी बने रहेंगे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।